हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे हमारे सभी चैप्टर से। ये इस वीडियो में करीब हमारा जो कवर होगा टॉपिक ये होगा 349 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा रहता है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के जो दार्जिलिंग में है प्रथम जल विद्युत संयंत्र हुई थी 1897 में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, ये कितना लॉलीपॉप है? भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस सेशन में करीब मैंने पहले ही बताया 349 क्वेश्चन है, तो आप लोग भागेंगे नहीं, देखिएगा पूरा सेशन, पूरा ज्योग्राफी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? तो भारत की कुल भूमि का जो है सो 48.83% भाग जो है कृषि के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो तारापुर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कह रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। ये प्रत्येक ईयर बदलते भी रहता है क्योंकि उत्पादन की स्थिति देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? तो भारत की जो है सो 1/4 भूमि क्या है? ये बंजर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है वो है भाखरा नंगल बांध। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसमें 2001 के बारे में पूछा गया है, कितने प्रतिशत भौगोलिक वन का विस्तार था? तो 2001 में भारत में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। अगला जो है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित था? तो ये था असम के डिगबोई में, ये बना था 1901 में। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार भी यही असम का डिगबोई ही है। नेक्स्ट है, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में जो है सुनो वो लेड का अभाव है। बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा ये तो हमारे पास है ही, लेड का अभाव है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में ना सर्वाधिक क्षेत्र क्या है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य? तो कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है हमारा क्या है? वो है झारखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के जो है सो राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्या है? विकास के सर्वाधिक संभावना है। अगला है हमारा, भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है? तो भारत में लगभग क्या है? 150 प्रकार की खनिज पाई जाती हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अब पूरा सेशन को देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हो पाया। चलिए बढ़ते हैं। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का 3रा स्थान है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है क्वेश्चन हमारा, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो गोंडवाना समूह में भारत का 96% कोयला भंडारित है।
मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है सो भारत के राजस्थान राज्य में है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल क्षेत्र आरक्षित स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है सो भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इस सेशन में हम लोग जानेंगे करीब 349 क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आप बने रहेंगे पूरे वीडियोज़ में। चलिए अगला है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित नेहरू ने क्या कहा था? भारत का मंदिर। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? तो वर्ल्ड वाइड नेचर के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित हो चुकी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है सो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह ये है तारापुर। किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? तो किसी भी देश का आर्थिक विकास का मेरुदंड वहाँ का संसाधन होता है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार जो है हमारा 150 करोड़ टन है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड में देश का 80% अभ्रक उत्पादन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र ये हो जाएगा तारापुर, मैंने अभी अभी बताया। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम कब की? तो ये जो हुआ था ना, ये हो गया था 1968 ईस्वी में। संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है वो कच्चा तेल को माना जाता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये है पश्चिम बंगाल में। कहता है निम्न में से कौन प्रवाहनीय संसाधन? तो प्रवाहनीय जो क्या होता है, फ्लो होता है, तो ये हो जाएगा नदी। नेक्स्ट हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा क्या है? वह है नवीकरणीय संसाधन। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन होता है? तो किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसका मानव होता है, मानव संसाधन। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? तो ये है धारा 21 से। शीशम कौन सा संसाधन है? तो शीशम जो है सो वो है जैविक संसाधन। किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जो कथन है ये है जिम मैरेन का कथन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है सो अनवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 में कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? तो राष्ट्रीय जल नीति भारत में 2002 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर की या जीवों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। वर्षा जल संचय कर
कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो वर्षा जल संचय कर का ये किया गया था संदीप पांडे के द्वारा। सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? तो सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र होते हैं महासागर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ रहा है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। मतलब बहुत बड़े पैमाने पे पृथ्वी पे जल है, इसी के लिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। प्राणियों के शरीर में जल की उपस्थिति कितनी होती है? 65%। मैंने अभी भी बताया है जस्ट थोड़े पहले। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है? तो कुल जल का जो है सो 96.5% भाग क्या है? महासागरों में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है वो है भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित। सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह मेघालय के मासिनराम में होती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है या बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है सो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। भैंसा लोटन बांध किस नदी पे बनाया गया है? क्या नाम सा झकास है। तो ये बनाया गया है हमारा गंडक नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना यह सतलज नदी पर विकसित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है शारवती। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो बना है ये है नदी तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसे किया गया है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, मतलब भारत में कितना वन का विस्तार है? तो इसका जो विस्तार है ना वो है 20% भौगोलिक क्षेत्र में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? तो चीन के बाद जो है सो भारत का दूसरा स्थान है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार जो है ना वो है हमारा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन ये है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। साल किस वन के वृक्ष हैं? तो साल जो है सो ना सदाबहार वन के वृक्ष हैं। इनमें कौन मैंग्रोव वन के विस्तार इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार जो है सो ये है सुंदरबन में। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, फिर भी वही क्वेश्चन है तो यहाँ भी हो जाएगा सुंदरबन में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में जो है सो ना 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना वो ये है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिले में देश की कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो देश के कुल क्षेत्र का 60.11% वन यही है। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो उस समय जो है सो 4 अरब हेक्टेयर पर भूमि का विस्तार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? अर्थात जो वन था अब वहाँ पे कृषि होने लगे, तो ये होने लगे थे 26,200 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है,
निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार असीमित है? इसमें किसका भंडार असीमित है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी, जल का भंडार असीमित है। चांदी हमारे पास सीमित है, लोहा तांबा सीमित है, जल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो सीमित जो है वो कोयला का भंडार सीमित है, बाकी हमारे पास सारे असीमित हैं। निम्नांकित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? फिर से आ गया ऐसा ही, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। पेट्रोलियम हमारे पास सीमित है। ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट का ही और दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसका है प्लमबर्ग। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने में इसके अयस्क बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोरा। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनाया जाता था? पीतल जो है सो हम लोग जानते हैं वो क्या है, मिश्र धातु है, तो वो बनाया जाता है तांबा से। चलिए तांबा और जस्ता से मिलाकर के पीतल बनाया जाता है, वो मिश्र धातु है। नेक्स्ट जो हमारा लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है? लौह अयस्क जो है सो अनवीकरणीय संसाधन यहाँ पे हो जाएगा। संसाधन के बारे में पूछ रहा है तो चलिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का जो है सो गैर पारंपरिक स्रोत हमारा क्या है? तो वो है सौर ऊर्जा, क्योंकि उतना अभी इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं कर रहे जितना कोयला पेट्रोलियम आदि का कर रहे हैं। चलिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है सो क्या है? विद्युत धारा नहीं है, बाकी सारे कुछ प्राथमिक ऊर्जा ही है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ है? तो वो है कैगा में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे खंबात की खाड़ी में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र वो है महाराष्ट्र में। गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो गुजरात के जो सो ये लगाया जा रहा है भुज में। भुज और कच्छ दो ऐसे जगह हैं गुजरात में जहाँ पे सौर ऊर्जा के बहुत बड़े पैमाने लगाए जा सकते हैं। चलिए अगला हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा, इनमें कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती है? तो यहाँ पे सबसे अधिक दशाएं मिलती है सतलुज नदी में। मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो मूल चट्टान के ऊपर 3 परतें होती हैं। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो मृदा संरक्षण के लिए क्या है? ये सारे उपाय जो हैं भी हैं वो उपयोगी हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है ये राजस्थान में। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी जो सो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी दोनों। चलिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती होती है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है? तो भारत में जो सो व्यर्थ भूमि है 533 लाख हेक्टेयर। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सोपानी कृषि
किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है ना वो है उत्तराखंड अर्थात पहाड़ी राज्य होते हैं वहाँ प्रचलित होते हैं। चलिए, निम्नलिखित किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो किस प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो यह झारखंड में। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर ये होगा गुजरात में, गुजरात में स्थित है। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र ये भी जो सो गुजरात में ही है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार है यह असम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो यह है लोहा। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण जो है सो वो है अभ्रक। बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बैलाडीला खान से जो है सो लौह अयस्क निकाला जाता है। कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? तो कटनी जो है सो ये है मध्य प्रदेश में। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है ना मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इनमें से लौह अयस्क लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण जो है सो ये है हमारा मैग्नेटाइट। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का प्रकार यहाँ पे हेमाटाइट है। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? तो नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे मेधा पाटेकर। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ जो है सो वो लोहा है। चलिए, नेक्स्ट है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह विचार किसके थे? तो यह विचार जो है सो महात्मा गांधी के थे। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो एक टन इस्पात बनाने में जो सो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय स्रोत जो सो यहाँ पे है कोयला। क्या है? अनवीकरणीय है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पहले। तो समझ गए ना यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक 1972 में प्रकाशित हुई थी। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो अगला पूछा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वुडलैंड्स कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत करी थी? तो ये करा था 1987 में। सिलिकोसिस नामक दमघोटू बीमारी किससे होती है? किसे होती है? तो सिलिकोसिस नामक दमघोटू बीमारी जो है ना वो हो जाती है सिलिकॉन खदान में काम करने वाले श्रमिकों को या काम करने वाले कर्मियों को। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो लोहे का निर्यात जो होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो केवल भारत में पाया जाता है वो है घड़ियाल। घड़ियाल सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व जो है सो वो है सिक्किम में। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम
किस देश ने शुरू किया था? तो प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम जर्मनी ने शुरू किया था। दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे तीनों हो जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था, मत्स्य पालन, बाढ़ों पर नियंत्रण। तो उपयुक्त सभी। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है सो ये है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सर्वाधिक क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग यहाँ पे है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बाकी सारे जो है सो प्राइवेट संस्थान हैं। सबसे घटिया कोयला कौन होता है? तो सबसे घटिया कोयला पीट होता है, या इसमें जो है सो 10% से भी नीचे कम होता है कार्बन की मात्रा, ये धुआं बहुत ज़्यादा देता है। चलिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ये है एंथ्रासाइट, 80 से 90% कार्बन की मात्रा इसमें होती है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है सो तेल शोधन कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। ये खनिज तेल हेतु वही इसकी शोध जो होती है इसके लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो जहाँ भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है वहाँ देखा गया है पेट्रोलियम पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। फिर है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, अर्थात इस जो यहाँ पे जो भी जिले दिए गए हैं तो ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पे बरौनी में है। चलिए, इनमें कौन सा जीव है जो सिर्फ एशिया में और केवल भारत में पाया जाता? तो यह घड़ियाल। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है सो यह है वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित। टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो हो जाता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध था वो भारत से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है 200 किलोमीटर की सीमा जो सो तटरक्षक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है 200 किलोमीटर के बाद। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक जो है सो वो चरक को कहा जाता है। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो राष्ट्रीय संपदा जो निहित होती है वो होती है 12.2 किलोमीटर तक। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर वो कृषि से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? वो ये है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है सो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो चावल उत्पादन के लिए जो है सो जलोढ़ मिट्टी उत्तम होती है। चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो चावल जो है सो जीवन निर्वाह कृषि की उपज है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है चावल है, अब यहाँ पे फसल के बारे में पूछा है। तो चावल कौन सी फसल हो जाएगी? तो चावल है हमारा खड़ी फसल। चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो चावल उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तापमान की आवश्यकता होती है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभी अभी मैंने बताया विश्व में दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है? तो यह है हरियाणा और पंजाब में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है?
तो जीविका फसल जो है सो ये उड़ीसा में है। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में मोटा अनाज जो है सो वो है ज्वार उगाया जाता है। भारत विश्व में निम्नलिखित अनाजों में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किस चीज़ का करता है? तो ये करता है दालों का। नेक्स्ट हमारा है भारत की दूसरी सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल के बाद दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है हमारा भारत में? तो ये है गेहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये है भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है सो चावल है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं? तो भारत में जो है ना 15% क्षेत्र पर वर्ष में 2 बार फसलें उगाई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल जो है सो इसका बोने का कब समय होता है? तो इसका बोने का समय है शीत ऋतु अर्थात ठंडा के समय में। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल यहाँ पे हो जाएगी गेहूँ। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल है चावल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? तो ढालू भूमि की आवश्यकता होती है कहवा के लिए, जिसे कॉफ़ी भी कहते हो। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल यहाँ पे हो जाएगी सरसों। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल है चाय। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कर्नाटक का जो मुख्य रोपण फसल है हमारा वह है कॉफ़ी। खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती हैं? तो खरीफ फसलें जो है सो सितंबर से अक्टूबर महीने में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो ये जो समय होता है ये कहलाता है वर्धन काल। बलुआ और उथली काली मिट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बलुआ और उथली काली मिट्टी पर बाजरा उगाई जाती है। कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है? तो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में मक्का जो है सो प्रयुक्त होती है। एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है? तो ये उष्ण कटिबंधियों में और उपोष्ण कटिबंधीय में भी होता है। तो ये फसल जो है हमारा वह है गन्ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? तो गन्ने की फसल को तैयार होने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त की जाती है? तो भारत की जो है सो 24% आय कृषि से प्राप्त की जाती है। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, मतलब कृषि कार्य में लीन है, इसी में लगे रहते हैं? तो भारत की 2/3 जनसंख्या क्या है? कृषि कार्य में संलग्न है। कर्तन दहन कृषि प्रणाली को असम, मेघालय, मिजोरम आदि में क्या कहा जाता है? तो इसे असम और मिजोरम वगैरह, मेघालय, मिजोरम आदि में क्या कहा जाता है? तो इसे झूम कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को पामलू किस राज्य में कहा जाता है? कहीं तो झूम कहा जाता है और पामलू किस राज्य में कहा जाता है? इसको पामलू कहा जाता है मणिपुर में। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? इसका नया नया नाम है। तो दीपा इसको कहा जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस देश में मिल्पा कहा जाता है? तो इसको जो है सो ना मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। दीपा, पामलू, झूम आदि की कृषि आदि किस कृषि के नाम है? तो ये जो नाम है ना ये है कर्तन दहन प्रणाली, इसी का उपनाम कह सकते हैं हैसाड़ा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के
जीवन निर्वाह, किस देश के लोग जीवन निर्वाह कृषि कार्य करके करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ना, वो हमारे भारत के ही लोग जो है कृषि कार्य करके जीवन निर्वाह करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भारत। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे कौन सी कृषि करते हैं जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? वो है कार्बनिक। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो कृषि से संबंधित उद्योग है हमारा जूट उद्योग, इसे पटसन उद्योग भी कहते हैं। प्राचीन काल में कृषि करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी सही थी? तो प्राचीन काल में ये थी स्थानांतरण कृषि की। आज एक बार यहाँ पे लगाएं तो कल दूसरे जगह पे लगाते थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कृषि भारत में कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो कृषि जो है भारत में 53.8% आबादी को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्र में की जाती है? तो गहन आजीविका कृषि होता है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, वहाँ गहन आजीविका कृषि की जाती है। सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चाय की कृषि कहाँ और कब आरंभ किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा क्या है ना, ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में चाय की खेती करवाई गई थी। काली मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त जो होती है ये है कपास के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन भारत करता है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो तिलहन का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत ही है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन का राज्य महाराष्ट्र है। भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कॉफ़ी उत्पादित करता है? भारत जो है सो विश्व का लगभग 4% कॉफ़ी उत्पादित कर लेता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है चाय का। नेक्स्ट है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा बिहार। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है सो ये है महाराष्ट्र। हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो दूध के जो उत्पादन में क्रांति लाई गई थी उसे सफ़ेद क्रांति कहते हैं। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य है मेघालय। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो आम के उत्पादन में हमारा भारत ही विश्व में अग्रणी है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा वो ये है, समुद्री मछलियों का उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कौन प्रथम स्थान पे है? या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है, समुद्री मछलियों के उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका है केरल का। हरित क्रांति की सबसे प्रमुख उपज क्या है? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था गेहूं का और इसी का ज़्यादा उपज भी रहा था। चलिए नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड 1 योजना जो 1950 ईस्वी में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? तो रेशम के कोकून से जो हमें ये होता है रेशम प्राप्त होता है। सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा
मुख्य कच्चा माल है? तो सूती कपड़ा उद्योग में प्रमुख कच्चा माल होता है हमारा कपास। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो है सो वो है अम्लीय पौष्टिक अंश का स्रोत है। और प्रोटीन का, दाल में मुख्यतः प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो दाल जो है सो प्रोटीन का स्रोत है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? वो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो ये है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को ही। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो भारत में उगने वाली कॉफ़ी है वो है अरेबिका। भारत को निम्नलिखित में से किस पौधा का मूल स्थान माना जाता है? तो भारत में जो है सो कपास के पौधा का मूल स्थान माना जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश जो है सो वो केरल को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो भारत में हरित क्रांति आई थी 1966 ईस्वी में। अब जो ये हमारा चैप्टर था कृषि, इसमें कम ही क्वेश्चंस बचे हैं। भारत में 90% सोयाबीन पैदा होती है। तो भारत में जो है सो 90% सोयाबीन कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। सहस्त्र गहनता की दृष्टि से भारत में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो सहस्त्र गहनता की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य है पंजाब। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन वो ये है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल इसमें नहीं है, वो क्या है? तो वो है रबर, क्योंकि रबर के पेड़ के लेटेक्स निकाल के रबर बनाया जाता है। चलिए इस चैप्टर से हमारा 70 क्वेश्चन थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है निर्माण उद्योग, और इससे कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं हम लोग। ये है भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? तो पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया था 1854 में। भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में, अर्थात किस राज्य में जूट उद्योग बहुत सारे हैं? तो ये कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में वस्त्र उद्योग की भागीदारी लगभग कितनी प्रतिशत है? तो सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी जो है हमारा वो है 4% का। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग के औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये है 14% का योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन से? ये है सीमेंट। सीमेंट उद्योग क्या है? कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग जो है सो यह है खिलौना उद्योग। यह है हमारा छोटे पैमाने का उद्योग। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो संरक्षण का शिशु कहा जाता है इस चीनी उद्योग को। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है हमारा? तो ये है पेट्रो रसायन। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है? तो उपभोक्ता उद्योग क्या है? लौह इस्पात उद्योग जो है यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो आधारभूत उद्योग जो है सो क्या है? वो रेशम वस्त्र उद्योग है, आधारभूत उद्योग नहीं है। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं के बारे में पूछा है। तो कृषि आधारित उद्योग जो है सो यहाँ पे हमारा पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? कृषि आधारित नहीं है। चलिए इनमें से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो खनिज आधारित उद्योग यहाँ पे चीनी उद्योग जो है खनिज आधारित नहीं है। उन दो केंद्रों के नाम बताइए जहाँ पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है।
तो उन 2 केंद्रों का नाम बताना है जहाँ पेट्रो रसायन, ये है मुंबई और बड़ोदरा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो बॉक्साइट का जो उपयोग होता है वो एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर जो है सो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है? तो तांबा प्रगलन जो है सो ये है आधारभूत उद्योग। पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो पेट्रो रसायन जो है सो खनिज आधारित उद्योग है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो बजाज ऑटो लिमिटेड जो है सो ये है निजी क्षेत्र का उद्योग। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है, सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो सूती वस्त्र जो है वो है कृषि पर आधारित उद्योग। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है? तो सीमेंट जो है सो ये हमारा है एक खनिज पर आधारित उद्योग है। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो लौह अयस्क का उपयोग जो है सो ये इस्पात उद्योग में किया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये उद्योग है हमारा संयुक्त उद्योग। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है? तो महाराष्ट्र का जो चीनी उद्योग है वो है सहकारी उद्योग। सहकारी का मतलब होता है कोई निजी लोग का भी हाथ होता है और सरकार का भी उसमें हस्तक्षेप रहता है, तो हो जाता है सहकारी। चलिए वस्त्र उद्योग लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है? तो वस्त्र उद्योग जो है सो यह लगभग 350 लाख व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो औद्योगिक वही शराब से प्रदूषित होते हैं। तो उद्योग का जो कचरा होता है उससे प्रदूषित होने वाला ये आसारे हैं, नदी तालाब झील सारे प्रदूषित हो जाते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है सो वो रूस और रोमानिया से खोला गया, रूस के सहयोग से खोला गया था। इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो नई औद्योगिक नीति से संबंधित यहाँ पे राष्ट्रीयकरण नहीं है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो हमारा है ये है कलकत्ता और हावड़ा, ये है हुगली औद्योगिक प्रदेश का क्षेत्र या केंद्र। नेक्स्ट है, भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकन नगर हमारा बेंगलुरु ही कहा जाता है, या इसे सॉफ्टवेयर की नगरी भी कहती है, सिलिकन सिटी कहते हैं। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है सो वो जमशेदपुर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत को कहा जाता है। दमघोटी गैस किसे कहा जाता है? तो दमघोटू गैस जो है सो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक है? तो सूती वस्त्र के कारखाने सबसे अधिक है तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी की मिलें हैं? तो सर्वाधिक चीनी की मिलें जो है सो उत्तर प्रदेश में है। राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला इस्पात केंद्र जो है सो हमारा उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र है? तो बोकारो इस्पात केंद्र ये है झारखंड में। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो समुद्र के निकट इस्पात केंद्र है वो हमारा विशाखापट्टनम। किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो है सो हमारा नहीं है, वो ये है छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये है, बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है?
बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र है बरौनी। रेशमी वस्त्र का प्रमुख उत्पादन कहाँ है? तो ये है भागलपुर। आज भारत में लगभग कितने सूती तथा कृत्रिम रेशों की कपड़ा की मिलें हैं? तो आज भारत में लगभग 1600 सूती तथा कृत्रिम रेशे की कपड़ा की मिलें हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश को सूत का निर्यात करता है? तो सूत का निर्यात भारत जो है सो जापान को करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? तो इसका क्योंकि का देना है। तो क्योंकि क्या है, मुंबई एक पतन था, ठीक। यह कपास उत्पादन की दृष्टि से भी सही था, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हमारे लिए सही है। चलिए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में सबसे पहले कौन से लौह कंपनी स्थापित की गई थी? तो वहाँ तो स्थापित की गई थी भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इसको। चलिए, नेक्स्ट हमारा, भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है? तो भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत जो है सो वो है 32%। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है औद्योगिकरण। लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ में छेद कर सकती हैं? तो ये हो जाती है 210 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि। फिर है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। चलिए, इस चैप्टर से भी हमने करीब 50 क्वेश्चन ऐसे देखें ऑब्जेक्टिव। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो है हमारा परिवहन, संचार एवं व्यापार से। इससे भी देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे जितने भी बन जाए, अप्रोक्स 60 के अप्रोक्स क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? तो सबसे सस्ता परिवहन साधन होता है जल का। अभी हम लोग सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे सस्ता साधन है जल मार्ग का। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? तो पाइपलाइन जो सो स्थल परिवहन का ही अंग है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियां तथा देरी को घटाता है, अर्थात देरी को कम करता है? तो वो है पाइपलाइन का साधन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, देश में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच वायु परिवहन कब आरंभ हुआ? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच वायु परिवहन जो सो हमारा 1911 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? तो संचार का साधन यहाँ पे जो सो सिनेमा हॉल जो सो संचार का साधन नहीं है। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्गों से होता है। देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है? परसेंटेज में पूछा गया है, तो देश का जो है सो 95% व्यापार जो है सो समुद्री मार्गों से होता है, ठीक। नेक्स्ट है, देश में मुख्य रूप से कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है? तो हमने अभी बताया है देश का कितना प्रतिशत और मुख्य रूप से कितना प्रतिशत। तो देश का मुख्य रूप से जो है सो 68% व्यापार जो है सो समुद्री मार्गों द्वारा होता है या समुद्रों द्वारा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, भारत में किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार आरंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार रेल सेवा 2014 में आरंभ हुई थी, वो थी मेघालय में। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ये है दिल्ली और मुंबई में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। और दिल्ली
और कोलकाता में दिल्ली और कोलकाता मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। नेक्स्ट है डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी ये महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे। नेक्स्ट है भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 31 मार्च 2013 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? तो 31 मार्च 2013 तक भारत में 7172 रेलवे स्टेशन थे। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो अभी देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई 65,436 किलोमीटर है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल ECR का मुख्यालय जो हमारा है वो हाजीपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलोर से रोहा के बीच कितना किलोमीटर लंबी है? तो कोंकण रेलवे का जो ये लंबाई है मंगलोर से रोहा के बीच वो है हमारा 760 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को या भारतीय रेल को कितने जोन बनाए गए हैं या कितने जोन में बांटे गए हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से इसे 17 जोन में बांटा गया है। विश्व में सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो सबसे ऊंची सड़क जो है सो ये चीन में है। भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है? तो भारत में सड़कों का जाल लगभग है 23 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें जो है सो वह लक्षद्वीप में है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य है ये महाराष्ट्र। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो वो ये है सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो पाया जाता है वो महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल सड़कों की लंबाई थी 3.88 लाख किलोमीटर। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़क को 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का एक वर्ग नहीं है वो क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो हमारा वो है 266। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजमार्ग संख्या 7। भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग की संख्या हमारे देश में है 6। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये जो लंबा है इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो सबसे दक्षिण में जो किनारा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का वो है कन्याकुमारी। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
NH2 वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार में ये जो सो प्रसिद्ध है GT रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह हैं? तो देश में 13 200 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का क्या नाम है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? तो कर्क रेखा या उसके आसपास भी मुंबई बंदरगाह ही आता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है। भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? तो भारत के यहाँ पे ऐसा कोई तट ही नहीं है जिसके मुंबई पत्तन स्थित है। पश्चिमी तट, चलिए, तो भारत के जो सो पश्चिमी तट पर जो सो मुंबई पत्तन स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कोलकाता पत्तन समुद्र तट से कितनी दूर है? तो कोलकाता की जो पत्तन है समुद्र तट से 80 मील की दूरी पर है। निम्नलिखित में से नदीय पत्तन कौन है? तो नदीय पत्तन जो है हमारा वो है इलाहाबाद। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है? तो वह है विशाखापट्टनम। भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है अर्थात एयरपोर्ट कौन है सबसे दक्षिणी? तो भारत का सबसे दक्षिणी एयरपोर्ट जो हमारा है वो है तिरुवनंतपुरम। भारत ने कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा शुरू किया है अर्थात दोनों देश के विमान आ जा सकते हैं? तो भारत जो है सो अभी तक ये करा है 102 देशों के। ये तो पुराना डाटा है, अब बहुत सारे हो गए हैं। यदि 102 आता है तो हम लोग इसी को पिक करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो यहाँ पे पूछा वर्ष, तो ये करा गया था 2005 ईस्वी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में। भारत में टेलीग्राम सेवाएं कब आरंभ हुई या आरंभ की गई? तो भारत में टेलीग्राम सेवाएं 1851 में आरंभ हुई। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो आर्थिक विकास की जीवन रेखा यहाँ पे सारा कुछ है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल गजट का प्रकाशन जो है सो 1780 में हुआ था। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो एन्नौर पत्तन जो है सो वो है तमिलनाडु में स्थित। देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों को प्रत्येक वर्ष सेवाएं प्रदान करता है या सेवा देता है? तो ये देता है 7817 लोगों को। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो वो है हमारा अगला चैप्टर बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इसमें पहला हमारा प्रश्न है बिहार में GT रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? तो इसका राजमार्ग संख्या है हमारा 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब किया गया? तो रेल परिवहन का शुभ आरंभ बिहार में 1860 से ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है
बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी, तो वो थी ईस्ट इंडियन रेल मार्ग। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन कितना सोना प्राप्त होता है, तो बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन 0.1 से 6 ग्राम सोना तक प्राप्त होता है। बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो है राजगीर में। बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है अगहनी फसल। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी। बिहार में कुल कितनी अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो बिहार में वन का विस्तार जो है सो 6374 वर्ग किलोमीटर में है। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो बिहार का कितने परसेंटेज वृद्धि दर रहा है 1991 से 2001 के दौरान, तो ये रहा है हमारा 28.63% का। बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में ग्रामीण आबादी तो अधिक है, तो कितना है, तो वो है 89.5%, 89.5%। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है वो गंगा के द्रोणी में। बिहार में लगभग कितने जिले बाढ़ग्रस्त हैं, तो बिहार में बाढ़ग्रस्त जिलों की संख्या 28 है। हमारे पास 38 जिले हैं जिसमें 28 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, तो इससे पता लगा इसी कारण में भी होते बिहार पिछड़ा है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 9,94,163 वर्ग किलोमीटर। फिर है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी, तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वो थी ईस्ट इंडियन रेलवे। मैंने पहले भी बताया है इसी सेशन में। बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहता है, तो बिहार में सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहने वाला जो है वो है दक्षिणी बिहार। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है, तो बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी है गंगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो बिहार के 7% क्षेत्र में वन है। बिहार में BHPC द्वारा वहित परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तो BHPC द्वारा वहित प्रभावित परियोजना की संख्या जो है सो बिहार में वो है 10। बिहार का पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण अधिकतम विस्तार कितना किलोमीटर है, तो बिहार में पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार 483 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण 362 किलोमीटर है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वर्तमान बिहार में कितने प्रतिशत जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है, तो वर्तमान बिहार में लगभग 95% क्या होता है जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसकी होती है 44.20 मेगावाट। सितंबर 2013 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर थी, तो सितंबर 2013 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई थी वो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार को देश में दूसरा स्थान प्राप्त है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में की जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में
खेती की जाती है? तो बिहार में जो सो 60% भाग पर खेती की जाती है। बिहार में प्रायः कैसे मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 881 व्यक्ति रहते हैं। 2006-07 में बिहार में कितने लाख टन का धान उत्पादित हुआ था या धान का उत्पादन हुआ था? तो ये हुआ था 50 लाख टन का। बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है? तो बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार है 210.85 मीट्रिक टन। बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है? तो बिहार में 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ये है हमारा, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी, अर्थात बिहार के शहर की आबादी कितनी थी? तो बिहार के शहर की आबादी थी 2001 की जनगणना के अनुसार 10.5%। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यह है पटना। बिहार राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है बिहार में, वो है कैमूर। बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में देश के खनिज संसाधन भंडार का 1% से भी कम भाग है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के कांच उद्योग स्थापित है वो है हाजीपुर में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ है? तो बिहार में बंदूक का कारखाना है वो मुंगेर में है। बिहार में रेल कोच मरम्मत का कारखाना कहाँ लगाया गया है? तो रेल कोच मरम्मत का कारखाना लगाया गया है नालंदा जिले के हरनौत में। चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चावल उत्पादन में बिहार को चौथा स्थान प्राप्त है। मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो मक्का जो है बिहार का तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो दलहन उत्पादन में पटना को प्रथम स्थान प्राप्त है। संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? पूरे संपूर्ण देश का? तो संपूर्ण देश का बिहार में 8% जूट का उत्पादन होता है। देश में चीनी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो चीनी उत्पादन में बिहार को 7वां स्थान प्राप्त है। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का 3रा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है, उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी है बिहार के शाहबाद जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, सिलिका सैंड बिहार के किस जिले में मिलता है? तो सिलिका सैंड जो है सो बिहार के मुंगेर जिले में मिलता है। मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है? तो मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार 0.59 हज़ार मीट्रिक टन है। तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो तंबाकू उत्पादन में बिहार को 6ठा स्थान प्राप्त है। गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो दक्षिणी सीमा, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर बलथर मिट्टी मिलती है। गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख फसल है वो है हमारा धान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पे हुआ था? तो गंडक परियोजना का निर्माण हुआ था वाल्मीकि नगर स्थान पर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई जो है सो ये हमारा 425 किलोमीटर। गंडक नदी की लंबाई हमारा 425 किलोमीटर है, गंगा नदी की नहीं। निम्नलिखित
नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को। सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? तो सारण नहर का निर्माण जो है सो गोपालगंज प्रखंड में 1880 ईस्वी में हुआ था। ढाका नहर किस नदी पे बनी है? तो ढाका नहर जो है सो ये बनी है लाल बकिया नदी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील जो है ना हमारा वो है बेगूसराय जिला में स्थित है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो इसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अनाज रखने के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है ये है बाघ के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है? तो अगला हमारा क्वेश्चन है भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है? तो भदई फसल की कटाई है अगस्त सितंबर महीने में कर ली जाती है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है? तो रबी फसल को काट लिया जाता है अप्रैल महीने में। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? तो अगहनी फसल का दूसरा नाम जो है सो वो है खड़ी फसल है। गेहूं की बुआई कब की जाती है? तो गेहूं की बुआई जो है सो ये किया जाता है नवंबर से दिसंबर माह में। मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है या कौन सा स्थान रखता है? तो मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला बिहार में प्रथम स्थान रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेशम उद्योग कहाँ विकसित है? तो यह है भागलपुर में। इनमें किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? तो सीमेंट का कारखाना जो सो दरभंगा में नहीं है। लहरिया सराय का नामकरण किस उद्योग के आधार पर हुआ था? तो यहाँ पे हुआ था ये लाह उद्योग के आधार पर। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है हमारा पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है पाइराइट खनिज है। तो पाइराइट खनिज है कैसा कौन सा खनिज है? तो पाइराइट जो खनिज है वो है अधात्विक खनिज। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो राज्य की 80% जनसंख्या है कृषि कार्य में लगी हुई है। इनमें से कौन जिला गन्ना उत्पादक नहीं है? तो गन्ना उत्पादक नहीं है वो है रोहतास। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से हुई नदी की उत्पत्ति बिहार की यह नदी है सोन। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वो है बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो बिहार में सीमेंट का कारखाना वो है डालमिया नगर में। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप जो है सो वो स्थित है जमालपुर में। प्राकृतिक वातावरण में वन्य संपदाओं के वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते थे? ये सारे उपाय जो है सो वन्य संपदाओं के संरक्षण के लिए ही किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सुमेश्वर वन या शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आर्द्र पतझर वन का विस्तार है? तो ये है 917 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है ये हाजीपुर में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है सो
बांका जिले में स्थित है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो यह पटना के महेंद्रू घाट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना है यह बरौनी में। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो कालीन जो है सो बिहार के दाऊद नगर में तैयार होता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी बोध गया में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, ये था टाटा नगर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है सो ये है भागलपुर जिला में स्थित। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में स्थापित है? तो ये है मुजफ्फरपुर में। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है हमारा ये स्थित है दरभंगा में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह है पटना में। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो इसका उपयोग मुख्य रूप से होता है सीमेंट उद्योग में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है बिहार। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात है यह बिहार के नवादा जिले में स्थित है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो बिहार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जुड़ती है वो है नेपाल। नेपाल ऐसे ही देश है जिसका सीमा बिहार से जुड़ता है। अब हमारा जो है सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है मानचित्र अध्ययन, और इस सेशन का आखिरी चैप्टर भी होगा और हमारी बुक का भी है। चलिए इसे भी देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। तो पर्वतीय छाया के अंतर्गत ढाल को गहरी आभा से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके और सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये रहे, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसे की जाती है उत्तर पश्चिम दिशा में। हेस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? तो हेस्यूर विधि का विकास करने वाले लेहमान जो थे ये थे ऑस्ट्रिया देश के निवासी। हेस्यूर विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो हेस्यूर विधि के प्रतिपादक जो थे वो थे सेक्शन मेजर लेहमेन। और यही अभी मैंने बताया, जो 3 क्वेश्चन है वही इसी को अलग से पूछ दिया, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हेस्यूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। तो उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है तो ये क्या है? मोटी रेखाएं। हेस्यूर विधि में ढालू हिस्सा किस रंग से दिखाया जाता है? तो जो ढालू हिस्सा होता है ना उसे दिखाया जाता है काला रंग से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई तो किस प्रकार की ढाल का प्रदर्शन होता है? तो समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई तो धीमी ढाल का प्रदर्शन होता है। समोच्च रेखा एक दूसरे को क्या करती है? तो समोच्च जो रेखा होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समोच्च रेखा विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम डच अभियंता एन क्रूइस ने कब किया था? तो इसे किया गया था 1730 ईस्वी में। किस विधि से मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव दिखता है? तो ये दिखता है हेस्यूर विधि से बनाया गया मानचित्र। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, भारत में समोच्च रेखा विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था 1895 ईस्वी में। सीधी नुमा ढाल दिखाने के लिए कितनी समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है 2-2 समोच्च रेखाएं निश्चित अंतराल पर। रंजन विधि में ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है?
तो रंजन विधि द्वारा ऊंची जमीन को भूरा रंग से दिखाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो ये है, रंजन विधि में नीची जमीन या मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है हरे तथा पीले रंग से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये, रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को किस रंग से दिखाया जाता है? तो रंजन विधि में अधिक ऊंची जमीन को दिखाया जाता है गाढ़ा भूरे रंग से। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से दिखने वाला जो भाग होता है हमारा वो होता है जल का। मानचित्र में स्थानिक ऊंचाई का किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो मानचित्र में स्थानिक जो ऊंचाई होती है उसे दिखाया जाता है बिंदुओं द्वारा। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो समोच्च जो रेखाएं होती है उसे बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, स्थल आकृति लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? मानचित्र के दृश्य भूमि के प्रदर्शन विधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आकृतिक विधि। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, समुद्र की सतह सर्वत्र कैसी होती है? तो समुद्र की जो सतह होती है वो सर्वत्र बराबर होती है। किस विधि में उच्चावच को प्रदर्शन के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उच्चावच के प्रदर्शन के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है वो स्तर रंजन विधि में। एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं किसे प्रदर्शित करती है? तो एक दूसरे से सटी सटी खींची गई समोच्च रेखाएं जो होती है वो खरी ढाल को प्रदर्शित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो वो ये है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास करा था लेहमान ने। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो तल चिन्ह की सहायता से जो मापी गई ऊंचाई होती है उसे ढाल प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, भूतल पर समुद्र से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। तो किसकी समोच्च रेखा कहते हैं? तो ये कहते हैं काल्पनिक रेखाओं की। हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो ये जो विधि होती है ये कहलाती है हेस्यूर विधि। और जो आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन वो ये है, विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण क्या कहलाता है? तो विभिन्न आकृतियों का मानचित्र पर निरूपण जो सो ये कहलाता है हमारा उच्चावच निरूपण या उच्चावच प्रदर्शन। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने करीब सभी चैप्टर के 439 क्वेश्चन को देखा है। तो उम्मीद है अब इस एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे आगे से आएगा नहीं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।